नमस्कार। हम कार्ल मार्क्स की चर्चा कर रहे हैं, सॉरी, मार्क्सवाद की चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो चर्चा की है वो हमने डेवलपमेंट देखा है मार्क्सवाद का। उसके बाद मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनकी चर्चा की है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म किया है। उसमें हम एक तरफ शास्त्रीय हैं, दूसरी तरफ नव मार्क्सवादी है। नव मार्क्सवादियों में हम चर्चा कर चुके हैं क्रिटिकल थियरी फ्रैंकफर्ट स्कूल की। हम चर्चा कर चुके हैं अस्तित्ववादी मार्क्सवाद जयपाल सार्त्र की। हम चर्चा कर चुके संरचनावादी मार्क्सवाद लुई एल्थ्यूजर की और उसके ज्ञान मीमांसीय अंतराल की। अब एक अंतराल के बाद अब हम जो चर्चा करेंगे वो विश्लेषी मार्क्सवाद की करेंगे या विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। एनालिटिकल मार्क्सिज्म, विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। दरअसल विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद है, इसका मेन जो डेवलपमेंट हुआ है वो 1970 के बाद हुआ है। और इनका ये कहना है कि जो मार्क्सवाद है उसकी दृष्टि इतनी व्यापक है कि उसके अकॉर्डिंग संसार की हर चीज की व्याख्या की जा सकती है। संसार में कोई भी समस्या हो या कोई भी सिचुएशन हो, उन सब की व्याख्या मार्क्स में समाहित है। तो उनका यह कहना है कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये मार्क्सवाद की प्रासंगिकता के ऊपर बल देते हैं और ये कहते हैं कि बस जरूरत ये है कि मार्क्स में समय अनुकूल क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, इसी की आवश्यकता है। क्रिटिकल थियरी वाले हैं ये तो ये कहते हैं कि जो मार्क्स है उसमें खूब सारी कमियां, कुछ अच्छाइयां और बहुत सारी कमियां भी है। कमियों को दूर कैसे किया जाए, उसमें और कैसा अच्छा बना दिया जाए, उसकी तो वो चर्चा करते हैं। ये कहते हैं मार्क्सवाद में कोई कमियां नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी विचार अवधारणाएं होती है वो समय के अकॉर्डिंग वो अपने थोड़ी सी उनकी धार क्या होती है, कुंद हो जाती है, लेकिन मूल तत्व तो वही रहते हैं। उनमें थोड़ी बहुत पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। तो ये मार्क्सवाद में थोड़ी बहुत पॉलिश करके और समय अनुकूल बनाना चाहते हैं और उसकी प्रासंगिकता को आज भी मानते हैं कि आज की परिस्थितियों में भी मार्क्सवाद क्या है, रिलेवेंट है, हमारे लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। तो इस मार्क्सवाद को हम कौन सा मार्क्सवाद कहते हैं? विश्लेषणात्मक। बस जरूरत यह है कि उस मार्क्स को बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण किया जाए, उसको समझा जाए। दरअसल मार्क्सवाद पैदा हुआ था तब से लेके आज तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं उस समय आई थी जब ये समाज था वो औद्योगिक था। वर्तमान का समाज औद्योगिक नहीं है, बल्कि वर्तमान का समाज सूचना समाज है, औद्योगिक समाज नहीं है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आ गई है। ऐसे में बदलते हुए समाज के अकॉर्डिंग हमें नए तरीके से मार्क्स का विश्लेषण करना होगा। तो क्या जो मार्क्स है और मार्क्स के जो विचार है, ये जैसे ही समाज बदला, समाज का स्वरूप बदला और ये इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गया, क्योंकि मार्क्स के जो मूल विचार हैं वो किसके चारों ओर केंद्रित है? औद्योगिकरण के चारों ओर केंद्रित है। औद्योगिकरण में कितने वर्ग होंगे? 2 वर्ग होंगे, एक बुर्जुआ होगा और दूसरा सर्वहारा होगा। तो उसने तो फिर जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा औद्योगिक साधनों का बंटवारा, भौतिक साधनों का बंटवारा, तो सबको समान मात्रा में किया जाएगा, सबकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएगी। लेकिन वर्तमान का जो टाइम है वो तो ऐसा नहीं है। अब औद्योगिक समाज चले गए हैं और उत्तर औद्योगिक समाज आ गए। लोगों की अब जो कुल मिला के, हम तो यूरोप की चर्चा करें, यूरोप में जो भौतिक संसाधनों की कमी थी वो दूर
हो चुकी है। हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है वो ठीक है, हो चुकी है। अब कोई भी गरीब मजबूर ऐसा व्यक्ति नहीं है वहां। तो और उसके बाद जब उनकी एक तो स्थिति ठीक हो गई है तो मुख्य मुद्दा है ही नहीं अमीर और गरीबी वाला, तो मुद्दा ही गायब हो गया वो। और दूसरा ये कि अब समाज भी चेंज हो गया है। अब वो औद्योगिक की बजाय कौन सा हो गया है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेटिक सोसाइटी, सूचना समाज हो गया, तकनीकी समाज हो गया है। अब तकनीक महत्वपूर्ण हो गई है बजाय उद्योगों के। तो क्या ऐसे में अब मार्क्सवाद चला गया है क्या, इसकी कोई रिलेवेंट है क्या? तो ये कहते हैं मार्क्सवाद औद्योगिक समाज में भी रिलेवेंट था और पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी में भी वो रिलेवेंट है। जरूरत है कि इसमें समय अनुकूल क्या किए जाए, थोड़े परिवर्तन किए जाए, इसको पॉलिश की जाए और इसका नए तरीके से विश्लेषण किया जाए। आज तक हमने मार्क्स को जो समझा है उसका विश्लेषण हमने सिर्फ कौन से समाज के अकॉर्डिंग किया है, औद्योगिक समाज के अकॉर्डिंग किया है। देखिए आज पूरा ही जो उसका वर्णन है, उद्योगों का स्केंद्रण होगा, उद्योगों के पूंजीपतियों का कब्जा होगा, उद्योगों में बहुत सारे मजदूर आएंगे काम करने के लिए, सामंतवाद चला जाएगा, ऐसे सारी उसकी उद्योगीकरण ही है। लेकिन मूल जो चीजें है ना वो व्यक्ति के दुख है, मूल है व्यक्ति की मुक्ति है। तो आज भी व्यक्ति दुखी है, आज भी व्यक्ति को मुक्ति की आवश्यकता है। तो अब हुआ क्या है, वो तो मूल विचार तो वही है, व्यक्ति की मुक्ति है, अंतरराष्ट्रवाद है, सहयोग है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति है, दुखों की समाप्ति है, इन सब की समाप्ति करने। तो मूल चीजें तो आज भी वही है। आज भी किसकी जरूरत है, व्यक्ति की मुक्ति की। पहले भी जरूरत थी उद्योग, जब कार्ल मार्क्स औद्योगिक समाज में मुक्ति की चर्चा करता है उस टाइम भी वर्ग संघर्ष था, अब भी क्या है, वर्ग संघर्ष है। अब वर्ग संघर्ष अलग प्रकार का हो गया। जरूरी थोड़ी है कि वर्ग आप वही मानो जो अमीर और गरीब हो या फिर बुर्जुआ और पूंजीपति हो। अब हो सकता है वो वर्ग नस्लीय धार्मिक ये पैदा हो गए होंगे। तो वर्ग संघर्ष अब भी है, अब भी है ना। ये संसाधन कम महत्वपूर्ण नहीं हुए। कौन से संसाधन, हो सकता है उनकी इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन अब भी इनके रिलेवेंस है वो कम नहीं हुआ है। तो मुक्ति है, वर्ग संघर्ष है, भौतिक संसाधन है, ये आज भी महत्वपूर्ण बने हुए। जरूरत है कि इनकी थोड़ी सी प्रकृति चेंज हो गई, समाज बदल गया है। तो मूल चीजें आज भी हमें जरूरत है। तो इसको अब हमें क्या करना होगा, मार्क्स का नए तरीके से विश्लेषण करना होगा, नए तरीके से मार्क्स को समझना होगा। तो ऐसे विचारकों में जो विचारक पैदा हुए वो एक है जीए कौन है, एक है एलेस्टर, ज्यादा नहीं 4-5 तो कर ही ले। ऐसे व्यक्तियों में एक है रोमर और एक है फिलिप वॉन पेरिज। ये सब कौन से व्यक्ति हैं बताइए आप? ये रोमर और इनको तो हम जानते ही हैं, हमने किया ना पहले, उदार समतावादी फिलिप वॉन पेरिज है, रोमर है। जीए कोहेन भी उदार समतावादी है, कोहेन भी, इसका भी चर्चा की थी उदार समतावाद में। एक ये नाम हमने कम सुना किसका, जीन एलेस्टर का। तो ये है विश्लेषी मार्क्सवाद। अब हम करेंगे उत्तर मार्क्सवाद को, पोस्ट मार्क्सिज्म। ये अंतिम धारा है, नव मार्क्सवाद के बाद ये विश्लेषी मार्क्सवाद है जो आज भी प्रासंगिक मानता है मार्क्स को। तो अब हम इसका उल्टा कर देते हैं और अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, उत्तर मार्क्सवाद की, पोस्ट मार्क्सिज्म की। अब पहले उत्तर मार्क्सवाद की पहले तो सैद्धांतिक अवधारणाएं करते हैं, इसको सैद्धांतिक रूप से समझते हैं और फिर उसको व्यवहारिक रूप से भी समझेंगे। उत्तर मार्क्सवाद, अब इसका तात्पर्य है कि अब मार्क्स है वो प्रासंगिक नहीं है, समाज अब बदल गया है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गया है, ये तकनीकी हो गया है, तो समस्याएं बदल गई है। तो अब मार्क्स की जो बातें बताई गई है वो अब उपयोगी नहीं है। वो कहता था शोषण आर्थिक है, उत्तर मार्क्सवादी कहते हैं शोषण बहुविध हो गया है, तकनीकी हो गया है, सूचना का हो गया है, डाटा के रूप में हो गया है, गोपनीयता के रूप में हो गया है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के संकट खड़े हो गए, भांति भांति का संकट खड़ा हो गया, समाज बदल गया है। तो अब मार्क्सवाद है ये प्रासंगिक नहीं है। तो अब कौन सा आ गया है, उत्तर मार्क्सवाद। पोस्ट का तात्पर्य अब मार्क्सवाद चला गया है। और इस उत्तर मार्क्सवाद को जो कहते हैं सैद्धांतिक रूप से जो इसकी अवहेलना करते हैं वो व्यक्ति है अर्नेस्टो लेक्लाउ और सेंटाल माउफे।
चलिए जी, ये तो है कि वास्तव में क्या मार्क्सवाद चला गया है क्या। अब इसी बहस को अब आगे बढ़ा देते हैं, उसको हम इस रूप में कर लेते हैं। कई बार हम पतन, साम्यवाद का पतन, और इसको हम जोड़ देते हैं कई बार किसके पतन के साथ, मार्क्सवाद के पतन के साथ। हम मुद्दा तो वही कर रहे हैं कि मार्क्स का जमाना चला गया है सैद्धांतिक रूप से। अब हम कहे हैं कि मार्क्स चला गया है कैसे, व्यवहारिक रूप से। तो व्यवहारिक रूप से मार्क्सवाद आया कब था आप बताओ। 1917 में आ गया था ना, एज ए आइडियोलॉजी धरती पे कब उतर गई थी, 1917 में, जब लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति को अंजाम दे दिया था। उसके बाद 1989 तक आते आते, हम इसको अभी इसको चर्चा बहुत ज्यादा इस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये ना वो है थियोरेटिकल बहस है, ये हमारे लिए फैक्ट्स तो इसमें है नहीं। 1989 तक आते आते गोर्बाचेव की नीतियों की वजह से यूएसएसआर की बस पूर्वी यूरोप के ऊपर पकड़ क्या होने लगी, ढीली होने लगी। ढीली होने लगी तो पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का क्या शुरू हो गया, पतन। पहली जो घटना घटी वो ये घटी थिएनमान चौक की घटना, और इसने प्रेरणा दे दी पूर्वी यूरोप के देशों को। और ये घटना घटी कहां, चीन में। चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हुए, स्वतंत्रता की मांग करते हुए, और थिएनमान चौक के ऊपर इकट्ठे हो गए, और तत्कालिक चीन की सरकार ने उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए। वो कौन सी घटना थी, थिएनमान चौक की घटना। और इसी घटना से फिर पूर्वी यूरोप में जो प्रेरणा खड़ी हुई, तब पोलैंड में जो आंदोलन छिड़ा उसको हम कौन सा बोलते हैं, सॉलिडेरिटी आंदोलन। उसके बाद हंगरी में छिड़ गया, उसके बाद चेकोस्लाविया में, मतलब एक एक करके आप एक एक करके छिड़ता जा रहा है। चेकोस्लाविया में ग्लासनोस्त, वो सॉरी इको ग्लासनास्त, ये बताओ ये कौन से देश हैं जिनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये पूर्वी यूरोप के वो देश हैं जो सैटेलाइट कंट्री थे किसके, यूएसएसआर के, जो सोवियत संघ के गुलाम टाइप कह लो। ये साम्यवादी देश थे या साम्यवादी सरकारें थी पूर्वी यूरोप के देशों में। फिर हंगरी के बाद है रोमानिया, बल्गारिया, फिर युगोस्लाविया तो एक वहां भी चला गया। युगोस्लाविया में नाम लिख लेते हैं, हालांकि वो अलग है थोड़ा इनसे, क्योंकि युगोस्लाविया सैटेलाइट कंट्री नहीं था। युगोस्लाविया का साम्यवाद था, वो चीन से भी अलग था और यूएसएसआर से भी अलग था। ये जो पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी, है 1974 में नहीं तो, और देख लेना एक बार, कोई नहीं, हो सकता मैं गलत हूं। 1989 में, हालांकि ये 89 के आसपास ही बताते हैं, इस पे एनसीईआरटी में दिया होगा पोलैंड का, तो पोलैंड का और चेकोस्लोवाकिया का तो एनसीईआरटी में दिए होंगे, आप देख लेना। फिर पूर्वी जर्मनी 1989 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बताओ कौन सी, बर्लिन की दीवार गिर गई। और बर्लिन की दीवार गिरते ही और लेख लिख दिया एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसीसी फुकुयामा ने। तो फ्रांसीसी फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री जो लेख था, उसके बाद हमने देखा कि अब एक विचारधारा के रूप में, एक आइडियोलॉजी के रूप में कौन चला गया है। तो ये चर्चा शुरू हो गई कि साम्यवाद का पतन हो गया। किसका पतन हो गया है, मार्क्सवाद का। अब क्या वास्तव में ही मार्क्सवाद आज प्रासंगिक है, नहीं है क्या? क्या वास्तव में जमाना चला गया है क्या साम्यवाद का? देखिए, अप्रासंगिक जो हुई थी वो शासन व्यवस्थाएं हुई थी, विचारधारा अप्रासंगिक नहीं होती। हुआ क्या था कि इस मार्क्स को जो व्यवहार में ढाला गया, तो इसका जो रूप था वो स्टालिनवादी कर दिया गया। तब ये संकट पैदा हुआ था।
स्टालिनवादी रूप का तात्पर्य है कि सरकारें थी ये व्यक्ति की मुक्ति की बजाय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने लग गई थी, मजदूर हित की बजाय सब हित देखने लग गई थी, और गरीबी दूर करने की बजाय यहां भी कुछ लोगों ने शक्ति, सत्ता और पैसे का भंडार खड़ा कर लिया था इन देशों के अंदर। तो जो उम्मीदें थी लोगों को समाजवाद से या इस मार्क्सवाद से, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसका चेहरा विकृत हो चुका था। तो ये जो लोगों के मन में जो विद्रोह पैदा हुआ, अवहेलना पैदा हुई, वो शासन व्यवस्थाओं के प्रति थी, तात्कालिक शासन व्यवस्थाओं के प्रति, न कि वो किसके प्रति। क्योंकि मार्क्सवाद तो एक बहुत ही व्यापक विचारधारा है। जब तक समाज में शोषण है, जब तक ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है, तब तक ये विचारधारा क्या रहेगी, प्रासंगिक रहेगी। हाँ, इसको गलत तरीके से अगर लागू किया गया तो वो मार्क्स की गलती नहीं है, वो गलती किसकी है, लागू करने वाले लोगों की है। तो शासन व्यवस्था के रूप में भले ही मार्क्सवाद था, वो गलत तरीके से लागू किया गया, इसलिए फेल हो गया। एज ए आइडियोलॉजी तो आज भी मार्क्सवाद क्या है, प्रासंगिक है। तो हम कह रहे हैं कि उत्तर मार्क्सवाद, लेकलाउ और माउफे कहते हैं कि चला गया है। हमने पूर्वी यूरोप की घटनाओं के साथ, जर्मनी के एकीकरण के साथ, बर्लिन की दीवार गिरने के साथ, और हमने यूएसएसआर के पतन के साथ और यूएसएसआर के विखंडन के साथ ये देख लिया कि अब मार्क्सवादी राजनीति नहीं होती, ये फेल हो गया है। मार्क्स एज ए आइडियोलॉजी एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है। कौन चर्चा कर रहा है, फुकुयामा। लेकिन ये शासन व्यवस्थाओं का पतन हुआ था, न कि आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी तो आज भी प्रासंगिक है, आज भी व्यक्ति मुक्ति की कामना कर रहा है, तो उसको राह कौन दिखा रहा है, कार्ल मार्क्स दिखा रहा है। अब इन चर्चाओं के बाद हमारे पास जो करने के लिए है वो है बहुत सारे समाज मार्क्सवादी विचार, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। मार्क्सवादी विचार, देखिए सेम सी चर्चाएं हम पहले भी कर चुके हैं। जब मैंने आपको स्टेट कराया था तो स्टेट में क्या करवाया था मैंने आपको, एज ए आइडियोलॉजी ये सब करवाए थे। घूम फिरा के चर्चाएं वही है सारी की सारी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं लेनिन से। लेनिन जिसने मार्क्स को धरती पे उतारा, मार्क्स आइडियोलॉजी को धरती पे उतारा और व्यवहार में लागू करके दिखा दिया मार्क्सवाद को। लेनिन का पुस्तक है, एक तो है व्हाट इज टू बी डन, हमें करना क्या है, एक है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, राज्य और क्रांति, और एक इसकी पुस्तक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तीन तो पुस्तकें हैं, व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म। ये पुस्तक है ना, ये नहीं आती, वाना एना क्रुमा वाली आती है, कौन सी, नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। चलिए, अब लेनिन ने जब मार्क्स को धरती पे उतारा तो स्वाभाविक है कि वो कोई भी सिद्धांत है वो हूबहू व्यवहार में लागू नहीं होता। तो उसमें क्या है, व्यवहारिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किसने कर दिए थे, लेनिन ने भी किए थे। लेनिन ने जो मुख्य मुख्य परिवर्तन किए वो है विचारधारा का महत्व, वो है किसानों का महत्व, वो है वैनगार्ड की थ्योरी, वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
वापिस जाओ, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, ये उसकी कुछ है मुख्य। और एक कर लेंगे इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए बाकी चीजें तो वही है जो कार्ल मार्क्स मानता था, आर्थिक निर्धारणवाद है, वर्गीय युद्ध है, वर्ग शोषण है, क्लास कॉन्शियसनेस है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, बाकी तो वही चीजें हैं। ये कुछ चीजों को उसने बदल दिया। उसने एक तो बल दिया काय के ऊपर, विचारधारा के ऊपर। कार्ल मार्क्स ये कहता था विचारधारा मिथ्या चेतना है, और ये कहता था कि अगर मजदूरों के दिमाग से आपने पूंजीवादी विचारधारा निकाल दी और उसके बाद उनका दिमाग खाली रह गया तो क्या होगा, पूंजीवादी विचारधारा वापस अपना घर बसा लेगी। तो उसमें क्या घुसाओ, साम्यवादी विचारधारा घुसाओ। तो ये कहते हैं कि मजदूरों में विचारधारा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वो एक ही विचारधारा हो सकती है, और वो कौन सी हो सकती है, साम्यवादी हो सकती है। अब आ गए हैं ये वेनगार्ड थ्योरी आती है। वेनगार्ड थ्योरी ये कहती है कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। मजदूरों को जरूरत होती है वो होती है चेतना की, विचारधारा की जरूरत नहीं होती। चेतना का तात्पर्य है जब आप ये जान जाते हैं कि आप फलां वर्ग के हैं और फलां कारणों से आपका शोषण हो रहा है और फलां तरीके से आप शोषण से छुटकारा पा सकते हैं। तीन चीजें अगर आप समझ जाते हैं, इसका मतलब वर्ग चेतना आप में, और फिर उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। आप दुखी क्यों है, इस दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, और अब उस दुख निवारण के लिए उस मार्ग पे आपको क्या होगा, चलना होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बातें इसने किससे सीखी है, ये बुद्ध से सीखी है। अगर भारत में बुद्ध प्रभावी होता तो आज हम कहते थे कार्ल मार्क्स क्या है, वो बुद्ध का शिष्य है। तो ठीक है, तो ये जो बातें समझ जाता है जो व्यक्ति, दुख के कारण और दुख का निवारण क्या होगा और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसका तात्पर्य ये उसकी आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये उसकी क्या है, चेतना है। आपके पास उत्पादन के साधन हैं, आप इनके मालिक हैं, आप अतिरिक्त मूल्य हड़पने के लिए योग्य है, आप विशिष्ट हैं, ये जानता है पूंजीपति। तो ये किसकी कॉन्शियसनेस है, पूंजीपति की। मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ पसीना है, मेरे अतिरिक्त मूल्य को हड़प रहा है पूंजीपति। ये कहने से नहीं मानेगा, ये करना पड़ेगा वर्ग संघर्ष, उसके बाद हिंसा होगी, उसके बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा, और ये मार्ग है उस पर द्वंदात्मक हिंसात्मक मार्ग। ये चेतना किस में आ जाती है, ये मजदूर में आ जाती है। तो अलग दो प्रकार की चेतनाएं खड़ी हो जाती है, आपस में झगड़ा होता है। अब कार्ल मार्क्स कह के गया था कि मजदूरों अपनी परिस्थितियों की वजह से मजदूरों में चेतना स्वतः आ जाएगी। जब मजदूर दुखी होंगे, जब मजदूरों का शोषण होगा, तो मजदूर आपस में चर्चा करेंगे, यार अपन इतना काम करते हैं फिर भी अपने पास खाने को कुछ भी नहीं है, दड़बे जैसे घरों में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, कुछ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जीवन का कोई स्वरूप ही नहीं है, अपन दुखी क्यों है। तो मजदूर वो फिर चर्चा करेंगे, तो वो कहेंगे यार अपन ना, ये पूंजीपति अपना शोषण करता है, तो अपन ना अलग है और पूंजीपति अलग है। जैसे उसमें चेतना आएगी फिर क्या करें, तो वर्ग संघर्ष करते हैं। तो ये चेतना उनमें स्वतः आती है, लाने की आवश्यकता नहीं होती। कार्ल मार्क्स ये कह के चला गया। अब आ गया लेनिन, वो कहते गुरुजी ऐसा नहीं होता, चेतना स्वतः नहीं आती बल्कि चेतना लानी पड़ती है। मजदूर क्या करते हैं, मजदूर तो वहीं तक आके संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हमारा जीवन है उसको थोड़ा सा सुधार दो, थोड़ी सी हमारी दिहाड़ी ज्यादा कर दो, मजदूरी ज्यादा कर दो, हम राजी हैं। तो वो कहां तक जाते हैं, ट्रेड यूनियन तक जाते हैं। ट्रेड यूनियन क्या मांग करती है, ट्रेड यूनियन सुना आपने, मजदूर संघ, श्रमिक संघ क्या मांग करते हैं बताओ, हमारे काम के घंटे घटा दो और तनख्वाह को बढ़ा दो, सुविधाएं बढ़ा दो, यही मांग करते हैं। तो मजदूर की सोच वहीं तक होती है। अब उसको अपर लेवल पे लेके जाना, क्रांति के लिए प्रेरित करना, फिर उससे कहना तू हथियार उठा ले और तू मार दे, वो हड़ताल तो कर सकता है लेकिन मारने पीटने का काम वो नहीं कर सकता। उसको उतना अग्रेसिव करना पड़ेगा उसको, और ये अग्रेसिव स्वतः नहीं होगा क्योंकि तो दबा कुचला है। तो जैसे उसको पूंजीपति ये कहेगा बढ़ा दी तेरी दिहाड़ी 100 रुपए, वो जाके राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब उसको क्रांति के लिए प्रेरित करना और क्रांति तक लेके जाना, ये काम स्वतः नहीं हो सकता। इसलिए चेतना कहां से आती है, बाहर से आती है। अब चेतना
लेनिन कह रहा है कि चेतना कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बल्कि चेतना बाहर से लानी पड़ेगी। चेतना सिर्फ हड़ताल तक आ सकती है, क्रांति तक की चेतना नहीं आती उनमें, चेतना बाहर से आएगी। तो ये कौन होंगे जो चेतना लाएंगे? कि ये होंगे वैनगार्ड्स, हरावल दस्ता। इसमें वो लोग होंगे जो व्यवसायिक क्रांतिकारी होंगे। इनका काम ही क्या होगा? क्रांति करवाना। ये क्रांति इनका व्यवसाय होता है, तो इनको वो कौन सा बोलता है? व्यवसायिक क्रांतिकारी बोलता है। व्यवसायिक क्रांतिकारी। अब इनका व्यवसाय यही है, ये पढ़ते हैं लिखते हैं, ये बौद्धिक व्यक्ति होते हैं और मजदूरों का संगठन तैयार करते हैं, मजदूरों को भाषण देते हैं और क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। जब मजदूर प्रेरित हो जाते हैं तभी उसका नेतृत्व करते हैं और हिंसा करते हैं और फिर उनको मारते हैं। किनको? पूंजीपतियों को, शोषकों को मारते हैं और उसके बाद फिर सरकार चलाते हैं। ये कौन है? व्यवसायिक क्रांतिकारी। ये है इनका हरावल दस्ता। आगे आगे ये रहते हैं, मजदूर पीछे रहते हैं। और फिर इसने कहा कि ये जो वैनगार्ड्स का जो व्यवसायिक क्रांतिकारियों का दस्ता होगा, ये होगी पार्टी। कौन सी पार्टी? साम्यवादी पार्टी होगी। अब आ गया कि क्रांति में जो सहयोग देंगे अकेले मजदूर नहीं देंगे, बल्कि कौन देंगे? किसान। कार्ल मार्क्स मजदूरों पे बल दिया करता था, ये मजदूर और किसान दोनों पे बल दिया करता था कि मजदूर बड़े भाई होंगे और किसान छोटे भाई होंगे। अब आ गया लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण। ये कहता है ये जो व्यवसायिक क्रांतिकारियों का दस्ता होगा, जिसको वो नाम देता है साम्यवादी पार्टी, इसका संगठन कैसे खड़ा होगा? तो इस साम्यवादी पार्टी का संगठन है वो लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण के ऊपर खड़ा होगा। आज भी साम्यवादी पार्टियां इसी आधार पे बनती है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ये यहां जो नेतृत्व है उसका जो चुनाव है वो तो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन नेतृत्व चयन के बाद उसके बाद सारा किसकी चलती है? नीचे वाली इकाइयों का योगदान खत्म हो जाता है और जो नेता बन जाता है वो अपनी चलाता है। तो देखिए चुनाव जो नेतृत्व चयन हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग कैसी है बताओ? वो कैसी है? केंद्रीयकरण है। अब इसका तात्पर्य है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से और डिसीजन मेकिंग तानाशाही तरीके से। एक बार जब आपने नेता चुन दिया है, अब आपको नेता के आदेश मानने होंगे, नेता का अनुशासन मानना होगा। अब निर्णय आप नहीं करेंगे, निर्णय में जन सहभागिता नहीं होगी। जन सहभागिता नेतृत्व चयन तक होगी। तब आप जब स्टालिन को चुनाव कर देंगे, जब आप शी जिनपिंग का चुनाव कर देंगे, उसके बाद सारे निर्णय कौन करेगा? शी जिनपिंग करेगा। नीचे की इकाइयों के पास निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी। चुनाव लोकतांत्रिक और डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकृत। ये है। अब आ गया इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये बड़ी मजेदार थ्योरी है। कार्ल मार्क्स बोल के गया कि जो क्रांतियां होगी ना, वो कौन से देशों में पहले होगी? वो औद्योगिक देशों में होगी, यानी उन देशों में होगी जहां हावी क्या है? कैपिटलिज्म हावी है। मार्क्स बोला नहीं, उन देशों में पहले नहीं होगी, क्रांति पहले होगी। वो उन देशों में होगी जो उपनिवेश है, जो कहां से प्रताड़ित है? इंपीरियलिज्म से प्रताड़ित है। तो ये कहता है कि कैपिटलिस्ट कंट्री में तो हो सकता है मजदूरों को खुश कर लिया जाए पूंजीपतियों के द्वारा, लेकिन ये है ना, ये जो उपनिवेशवादी देश है ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित है। इसलिए क्रांतियों की जो होगा आगाज वो कहां से होगा? इंपीरियलिज्म के माध्यम से होगा। क्योंकि इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है, ये किसका सर्वोच्च रूप है? पूंजीवाद का। कैपिटलिज्म क्या करता है? पहले अपने देश में हाईएस्ट स्टेज के ऊपर जाता है। पूंजीपति आपस में झगड़ मतलब प्रतियोगिता करते हैं, प्रतियोगिता करके और कुछ पूंजीपति है उनको पीछे छोड़ देते हैं और अधिकांश पूंजी के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब होता क्या है? उस देश में सेचुरेशन आ जाती है, क्योंकि पूंजी एकत्रीकरण का, इकट्ठा करने का और माल उत्पादन करने का, जितना उत्पादन करते हो उसकी सेचुरेशन होती है। तो आप उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, आपके पास अब काम की कमी नहीं, आपके पास फैक्ट्रियां खूब सारी होगी, पैसा भी बहुत सारा है, लेकिन अब उस देश में इतनी डिमांड नहीं है। अब वो क्या करते हैं? नए बाजार खोजते हैं जहां चीजों को खपाया जा सके और जहां से सस्ता कच्चा माल लिया
जा सके। तो उस पूंजी को कहां लेके जाएं? तो वो पूंजी को अपने देश से निकालते हैं और दूसरे देशों में लेके जाते हैं। तो कैपिटलिज्म है ये बढ़ता है तो किस रूप में बढ़ता है? ये इंपीरियल। तो वो दूसरे देशों पे कब्जा कर लेते हैं, उनको अपना उपनिवेश बना लेते हैं। तो कमजोर कड़ियां कौन सी है? यहां है, क्योंकि ये बाहर से आए हुए कैपिटलिस्ट हैं। यहां पहले क्रांतियां यहां होगी। तब ये कहता है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तब मार्क्स कहता है कैपिटलिस्ट में होगा और लेनिन कहता है ये उपनिवेशवादी देशों में पहले क्रांतियां होगी। तो ये हमने एक विचार किया जिसका नाम क्या है? लेनिन था। लेनिन ने व्यवसायिक क्रांतिकारियों का हराउल दस्ता, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का सिद्धांत और साम्राज्यवाद पूंजीवाद की कैसी अवस्था? उच्चतम अवस्था, ये हमने किया। उसके बाद अगला विचार करते हैं जिसका नाम है स्टालिन। ये लेनिन का उत्तराधिकारी था। लेनिन ने ज्यादा समय तक राज कर नहीं पाया। 17 के आसपास बना था, 2-3 साल झगड़ता रहा, 2-3 साल राज किया था, लेकिन रूस को यूएसएसआर वो बना गया था, सोवियत संघ लेनिन ही बना गया था। बाकी और 14 राष्ट्रीय नेताओं को वो एक साथ लेके लेनिन चला गया, मर गया। उसके बाद आया स्टालिन। ये लगभग 23-24 से लेके और 53 तक राज करता रहा। लगभग 30 साल तक इसने शासन किया। इसने के जो शुरुआती काम जो किया उसने किया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का उसने सामूहिकीकरण कर दिया, कलेक्टिविज्म कर दिया। अर्थव्यवस्था में ये राज्य पूंजीवाद ले आया। अर्थव्यवस्था में ये केंद्रीयकृत नियोजन ले आया। अर्थव्यवस्था में ये 5 ईयर प्लान्स ले आया। अर्थव्यवस्था में ये कोल खोज ले आया। ऐसा था स्टालिन। पहले अर्थव्यवस्था की चर्चा कर लेते, बाकी चर्चाएं और कर लेंगे। सामूहिकीकरण कर दिया। देखते ही देखते इसने निजी पूंजी के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया। हर एक चीज के ऊपर किसका कब्जा हो गया? राज्य का। हर गतिविधि अब राज्य संचालित करने लगा। उसने जो था प्लान्ड इकोनॉमी ले आया। इकोनॉमी इसको बोलते हैं नियोजित विकास, या इसको कौन सा नियोजन बोलते हैं? केंद्रीयकृत नियोजन। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम ले आया। अब पूरे देश के लिए एकत्र एक ही प्लान बनती थी। अब अलग अलग लोग अलग अलग प्लान नहीं बनाएंगे, बल्कि प्लान क्या हो गया था? सेंट्रलाइज्ड हो गया था। अपने देश में भी जब मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले बताओ प्लान कैसे बनते थे? सेंट्रलाइज्ड प्लान बनते थे। पहले वो दिल्ली में बनते थे और राज्यों के अंदर उनको इंप्लीमेंट किया जाता था। ये वहीं से सीखा है केंद्रीयकृत नियोजन। इससे क्या होता है कि बाजार की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर किसका कब्जा हो जाता है? राज्य का कब्जा होता है। हर एक चीज राज्य के कब्जे में आ गई। कोई वैसे ही करेगा जैसे आपसे राज्य कहेगा, स्टेट कहेगा, नहीं देश की सरकार कहेगी। कौन सी योजना आई? पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान्स आए और खेती का सामूहिकीकरण कर दिया गया। इसे एक और नया प्रयोग कर दिया कि खेती थी वो सामूहिक होगी। अब सारे लोग उनको काम बांट दिया। ये पानी लगाएंगे, ये निराई गुड़ाई करेंगे पूरे साल, ये खेती का काम करें। अब खेत पर्सनल नहीं बचे थे, बल्कि खेती का सामूहिकीकरण कर दिया गया। पूरे खेती थी वो पूरे जो गांव की जितनी भी बाउंड्री में खेत थे वो पूरे गांव के थे। उसका कोई एक मालिक या 10, 100, 50 मालिक नहीं थे। तो किसानों की जो पैतृक जमीनें थी उनको काय में बदल दिया गया? कोल खोज में बदल दिया गया। ये तो किया उसने अर्थव्यवस्था के साथ। अब आ गया कि उसने राज व्यवस्था के साथ क्या किया। लेनिन ने जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम खड़ा किया था, स्टालिन ने उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया। इसने शुद्धिकरण अभियान चलाया। इसके तहत समस्त प्रकार की स्वतंत्रताओं को और विरोधी आवाजों को कुचल दिया गया और देखते ही देखते स्टालिन काय का प्रतीक बन गया? तानाशाही का प्रतीक बन गया।
कोई भी व्यक्ति, इसने कब्जा कर लिया पार्टी के ऊपर, इसने कब्जा कर लिया सेना के ऊपर, और इसने कब्जा कर लिया सरकार के ऊपर। आज शी जिनपिंग है, उसका तीनों चीजों पे कब्जा है। पावर की यही तीन मुख्य आधार होती है, आपकी पार्टी, सेना और सरकार। यानी आप सरकार कह लो, सरकार में क्या आ गई? नौकरशाही। तो नौकरशाही स्टालिन के अकॉर्डिंग चलती थी, पार्टी दल उसके अकॉर्डिंग चलता था, और सेना उसके अकॉर्डिंग चलती थी। आज बताओ अपने यहां क्या है? पार्टी अलग है और सरकार अलग है। साम्यवादी देशों में ऐसा नहीं हुआ। स्टालिन ने समस्त चीजों पे कब्जा कर लिया, पार्टी पे, सेना पे भी और नौकरशाही पे। कोई भी व्यक्ति पार्टी की, सेना की, नौकरशाही और सरकार की क्या नहीं कर सकता था? आलोचना नहीं कर सकता था। ऐसे करके और उसने एक निरंकुश तानाशाही और टोटल टेरिनिज्म की स्थापना की। हर मामले में वो क्या करने लग गया? हस्तक्षेप करने लग गया। अब एक और तीसरा क्षेत्र है, वो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। अपने इसने किसी भी विरोधी को इसने जिंदा नहीं छोड़ा। कोई भी जो चूं करता था, स्टालिन उसको मार दिया करता था। चीन में भी आजकल ऐसा ही होता है, बड़े बड़े लोग कैसे गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो कार्ल मार्क्स के वो विचार थे, वो अंतरराष्ट्रीयवादी थे। वो कहता था राष्ट्रीय, राष्ट्र की जो सीमाएं होती है और राष्ट्रवाद के जो विचार हैं, ये बुर्जुआ विचार है, ये मजदूरों का शोषण करने के लिए पैदा किए गए। स्टालिन ने कहा कि पहले कितने देश में समाजवाद आएगा? एक देश में समाजवाद। इसी मुद्दे को लेके इसका टाटस्की के साथ झगड़ा था। वो कहता था, लियोन ट्राटस्की, मैंने कहा लेनिन के दो चेले थे, एक स्टालिन और एक लियोन ट्राटस्की। लियोन ट्राटस्की कहता था कि क्रांति शुरू हो गई है, अब क्रांति निरंतर होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। आज रशिया में हुई है, कल ब्रिटेन में उसको बढ़ावा दो, परसों फ्रांस में दो, फिर आप इटली में दो, फिर एक दिन स्पेन में दो, एक पुर्तगाल में। ऐसे बढ़ाओ इसको, ताकि पूरे संसार में क्या आ जाए? साम्यवाद आ जाए। अगर एक जगह आ गई साम्यवादी क्रांति होगी और बाकी जगह साम्यवादी क्रांतियां नहीं हुई, तो उस देश की साम्यवादी क्रांति को भी संभालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्रांतियों का निर्यात करो, दूसरे देशों के अंदर क्रांतियों को प्रेरित करो, ताकि पूरे संसार में साम्यवाद छा जाए। स्टालिन कहा करता था, ट्राटस्की, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने क्रांति का निर्यात करने की कोशिश की तो हमारा पूरा ध्यान दूसरे देशों की तरफ चला जाएगा और हमारे देश की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिणाम क्या निकलेगा कि रूस या यूएसएसआर, जो चारों तरफ से पूंजीवादी शक्तियों से घिरा हुआ है, वो किसके कब्जे में आ जाएगा? पूंजीवादी शक्तियों के। तो पहले कहां मजबूत किया जाए? पहले यूएसएसआर में मजबूत किया जाए। क्रांति का निर्यात करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने एक देश में समाजवाद का नारा दिया, और एक देश में समाजवाद को मजबूत करना है तो इसका तात्पर्य यह है कि अब कोई भी इसके समाजवादी रास्ते में बोलेगा नहीं। अब बाकुनिन सही कह रहा है कि अब सर्वहारा की तानाशाही सर्वहारा के ऊपर तानाशाही। ये सार्टोरी भी सही कह रहा है। अब फैंटम विकल्प है कि आप राक्षस के चक्कर में चले जाते हैं, छोटे राक्षस से बचने के लिए बड़े राक्षस के, अब उससे आप बच नहीं सकते। तो सार्टोरी जो कह रहा है फैंटम विकल्प है ये सार्टोरी, कि मार्क्सवाद क्या है? फैंटम विकल्प ऑप्शन है ये। आप छोटे से चीज से बचने के लिए आप राक्षस के मुंह में चले गए, फैंटम विकल्प, गरीबी दूर करने के लिए। अब आपका जीवन ही नहीं बचेगा। और ऐसी ही चर्चाएं कौन करता है? बाकुनिन। ये है कि सर्वहारा की तानाशाही सर्वहारा के ऊपर तानाशाही बन गई है। तो ये हमने एक विचारक और की चर्चा की जिसने अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया, राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया, और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्या नारा लगाया? एक देश में समाजवाद का नारा लगाया। ये था स्टालिन। अब हमारे पास चर्चा करने के लिए अगला व्यक्ति कौन है? माओ है।
माओ त्से तुंग, जिसने 1949 में चीन की क्रांति को कार्य रूप दे दिया। माओ ये कहा करता था कि शक्ति कहां से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है, जो हिंसक क्रांति का समर्थक था। लेकिन माओ का जो मार्क्सवाद है, ये एशियन मार्क्सवाद है, बिल्कुल नए प्रकार का मार्क्सवाद है। इसमें एक है न्यू डेमोक्रेसी, ये जिसकी पुस्तक याद है आपको। इस न्यू डेमोक्रेसी में क्या होगा, पीपल्स डेमोक्रेसी। चलिए, न्यू डेमोक्रेसी में पीपल्स डेमोक्रेसी होगी। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में अब परमानेंट रिवॉल्यूशन या कैसी क्रांतियां होगी, निरंतर क्रांतियां होगी। और वर्ग युद्ध की बजाय कौन सा युद्ध होगा, लोक युद्ध। लोक युद्ध को बोलते हैं कौन सा वार, पीपल्स वार, लोक युद्ध, माओ त्से तुंग। और एक चर्चा और कर लेते हैं, वो है राष्ट्रवाद। न्यू डेमोक्रेसी, सर्वहारा का अधिनायकवाद की बजाय क्या आएगी, न्यू डेमोक्रेसी आएगी। न्यू डेमोक्रेसी किस प्रकार की होगी, पीपल्स डेमोक्रेसी। सर्वहारा के अधिनायकवाद में जो सरकार बनती है वो किसकी बनती है, सर्वहारा की, दूसरे वर्गों का और उसमें कोई सहयोग नहीं होता, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। माओ कहता है कि एक नए प्रकार की डेमोक्रेसी होगी, ये कैसी होगी, पीपल्स डेमोक्रेसी होगी। इसमें किसान और मजदूर हैं, ये होंगे, नेतृत्व तो गरीबों का होगा, लेकिन बाकी वर्ग इनके सहयोगी होंगे। बाकी वर्ग कौन होंगे, बाकी वर्ग होंगे छोटे बुर्जुआ और देसी बुर्जुआ। तो छोटे बुर्जुआ और देसी बुर्जुआ और किसान और मजदूर मिलके जो डेमोक्रेसी बनाएंगे वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी, पीपल्स डेमोक्रेसी। इसको वो क्या बोलते हैं, न्यू डेमोक्रेसी। अब ये बताएं कि क्रांति में जो भागीदारी करते हैं कार्ल मार्क्स की क्रांति में, वो कौन है बताओ, वो होते हैं मजदूर। यहां मजदूर भी है, किसान भी है, छोटे बुर्जुआ भी है और देसी बुर्जुआ भी है। तो ये जो युद्ध होगा वो किसके खिलाफ होगा, तो ये कहता है ये युद्ध होगा सामंतवाद के खिलाफ। ये जो होगा क्रांति होगी, ये होगी उपनिवेशवाद के खिलाफ और ये होगी पूंजीवाद के खिलाफ। यानी अब जो युद्ध होगा, पीपल्स वार होगी ये वाली, ये इकहरी नहीं होगी, बल्कि इसका स्वरूप क्या होगा, तिहरा स्वरूप होगा। सामंतों के खिलाफ है किसान, उपनिवेशवाद की खिलाफत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन के लोग सिर्फ सामंतवाद से ही प्रताड़ित नहीं है, बल्कि उनका शोषण कौन सा हो रहा है, उपनिवेशवादी शोषण। अपन कहते चीन तो गुलाम था ही नहीं, चीन गुलाम नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य शक्तियां उसका शोषण किया करती थी। अंग्रेज यदा कदा जब चाहे चीन को डरा के और उससे अपने मन मर्जी करवा लिया करते थे। तो ये यूरोपीय देश इसका शोषण किया करते थे चीन का। तो उपनिवेशवादी शोषण हुआ करता था, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारी शोषण हो रखा है चीन का, तभी तो चीन भारत से भी ज्यादा गरीब था। और तीसरा शोषण कौन सा इसका, पूंजीवादी, क्योंकि मूलतः ये औद्योगिक देश नहीं था जब क्रांति हुई। कौन सा देश था, सामंती देश था, कृषि प्रधान देश था। अब अपने शब्दों का 1949 में भारत से भी पिछड़ा हुआ था, तो उद्योगों की ત્યાં उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल ही। तो ये पूंजीवाद के खिलाफ होगी सर्वहारा की क्रांति, उपनिवेशवाद के खिलाफ कौन सी क्रांति होगी, राष्ट्रवादी क्रांति, और सामंतवाद के खिलाफ किसान क्रांति होगी। तो सारे वर्ग उठ खड़े होंगे और क्या होगा, लोक युद्ध होगा। अब शोषण सिर्फ पूंजीवादी नहीं है, बल्कि उपनिवेशवादी भी है और सामंती शोषण भी है। क्योंकि शोषण का स्वरूप व्यापक है, इसलिए कोई एक वर्ग सहयोग नहीं करेगा, बल्कि सारे वर्ग सहयोग करेंगे। तो अब पीपल्स वार होगा, लोक युद्ध होगा, सारी जनता भाग लेगी, और अब कौन सी डेमोक्रेसी आएगी, पीपल्स डेमोक्रेसी। इसको वो क्या बोलता है,
न्यू डेमोक्रेसी। इसमें अकेले मजदूर नहीं होंगे बल्कि किसान भी होंगे और इनके नियंत्रण में होंगे बुर्जुआ, छोटे और देशी। तो कौन सा बुर्जुआ बाहर रह गया बताओ? नहीं, बड़े बुर्जुआ बाहर नहीं है, विदेशी बुर्जुआ। कौन से? जो हमारा कौन सा शोषण करते हैं? उपनिवेशवादी। देशी बुर्जुआ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये कैसे बुर्जुआ है? देशी बुर्जुआ है। एप्पल और ये क्या नाम आपके, कोका कोला और ये जितनी बार की कंपनियां, ये कैसे बुर्जुआ हैं? ये विदेशी बुर्जुआ है। अब आ गया ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। लेनिन का और मार्क्स का, इनकी एक मूल विचार ये था कि कॉन्ट्राडिक्शन एक लेवल पे आके समाप्त हो जाते हैं। शुरुआत में तो ये कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन अनंत होते हैं। सेम विचार हेगल के हैं और सेम ही विचार कार्ल मार्क्स के। हेगल कहता है कि विचारों में द्वंद्व निरंतर चलता रहता है, वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस लगातार चलता रहता है। फिर एक दिन कहता है कि विचार सर्वोच्च स्तर के ऊपर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनके अंदर और उसका विरोधी विचार पैदा नहीं होता। और वो क्या करता है, अपनी जो शुरुआती जो है अवधारणा, उसमें ही वो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर देता है खुद ही। वो कहता है कि एक दिन एक विचार ऐसा आएगा, वो इतना सर्वोच्च होगा कि उसके बाद उसका कोई विरोधी विचार पैदा नहीं होगा। तो विचार ऊपर की ओर बढ़ते हैं और यदि सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं, फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहता। तो जैसे ही मस्तिष्क में राष्ट्र राज्य का विचार पैदा होगा, तब सबसे बड़ी संस्था बन चुकी होगी, अब और संस्था की जरूरत नहीं होगी। अब वाद, संवाद और प्रतिवाद का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऐसी बातें कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स। विचार भौतिक शक्तियों में होते हैं, द्वंद्व जो होते हैं ये निरंतर होते हैं और ये अनंत काल तक रहते हैं। फिर ये कहता है कि एक दिन ऐसा आता है कि ये सर्वोच्च स्तर के ऊपर पहुंच जाते हैं जो द्वंद्व होते हैं, और फिर एक दिन सारे द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि समाज में द्वंद्व तभी होते हैं जब वर्ग कितने होते हैं? दो होते हैं। तो एक दिन वर्ग कितना रह जाता है? एक। विरोधी वर्ग को मार दिया जाता है, सर्वहारा रह जाते हैं। अब वो किसी का शोषण नहीं करते, तो अब द्वंद्व भी बंद हो जाते हैं और अब साम्यवाद में पहुंच जाते हैं। साम्यवाद के आते ही और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। अब आ गया कौन? माओ। माओ बोला गुरुजी ऐसी बात नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन अनंत है, आप कह के गए हो। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर आर्थिक क्षेत्र में बंद हो गए तो वो सांस्कृतिक क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा हमारी संस्कृति अच्छी है और कोई कहेगा हमारी कल्चर अच्छी है। अगर उसमें बंद हो गए तो धार्मिक क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा हमारा वाला धर्म अच्छा है, दूसरे कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है। वहां से बंद हो गए तो वो शैक्षणिक क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे। एक तरफ है जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो अपने आप को तुर्रम का समझने लगे और कम पढ़े लिखे लोगों की अवहेलना करने लगेंगे, तो समाज में फिर क्या पैदा हो जाएगी? ऊंच नीच। एक दिन हो सकता है लैंगिक कॉन्ट्राडिक्शन खड़े हो जाए, पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाए और महिलाओं का वो शोषण शुरू कर दे। तो शोषण अनंत है, कॉन्ट्राडिक्शन अनंत है, तो क्रांतियां भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में विरोध, अंतर्विरोध, द्वंद्व खड़े होते रहेंगे, इसलिए किसी न किसी क्षेत्र में क्रांतियां होती ही रहेगी। तो सैकड़ों फूलों को खिलने दो, है ना। थोड़े दिन खिले थे, इतने में गले में आ गए थे उसके, है ना। चलिए ठीक है। तो न्यू डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में निरंतर क्रांति किसी न क्षेत्र में खड़ी होती रहती है। अब है लियोन ट्राटस्की और माओ त्से तुंग, एक सी बातें कर रहे हैं। वो भी कह रहा है निरंतर क्रांति और वो भी कह रहा है परमानेंट रिवोल्यूशन, स्थायी क्रांति। ऐसा है, इसका हिंदी तो मैं समझ लेता हूं, इन शब्दों के और अंदर जाना पड़ेगा। एक है स्थायी क्रांति, एक है निरंतर क्रांति। क्रांति तभी स्थायी होगी जब विभिन्न देशों में क्रांतियां होके और वहां साम्यवाद आ जाएगा, तब क्रांति क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? लियोन ट्राटस्की। क्रांति स्थायी कब होगी? वरना क्रांतियां होती रहेगी। क्रांति को स्थायी करना है तो सभी देशों में आपको साम्यवाद लाना पड़ेगा, फिर क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना तो क्रांति चलती ही रहेगी। आप एक देश में आप साम्यवाद ले आए, वहां पूंजीवादी शक्तियां घुसेगी और वापस क्या खड़ी कर देगी? पूंजीवादी तत्वों को खड़ा कर देगी, फिर उनको मारो, फिर क्रांति करो, तो क्रांतियां चलती रहेगी। तो क्रांति स्थायी तभी होगी जब सभी पूरे संसार में क्या आ जाएगा?
साम्यवाद और मार्क्सवाद आ जाएगा। लियोन ट्रॉट्स्की कह गया, तो उसका अलग विचार है और ये कह रहा है कि क्रांतियां किसी न किसी क्षेत्र में होती ही रहेगी, एक क्षेत्र से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसा चलता रहता है। तो ये कौन था? माओ त्से तुंग था, जिसने न्यू डेमोक्रेसी, नव लोकतंत्र, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में निरंतर क्रांतियां, लोक युद्ध, ऐसे सिद्धांत दिए। अब आ गया ये वाला, ये उपनिवेशवाद के खिलाफ है, पाश्चात्य देशों के खिलाफ है। तो ये स्वाभाविक है कि चीनी राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर बल देता है कि हमारा देश पहले है, बाहरी लोग चीन का शोषण कर रहे हैं। तो अगर लोगों को जागरूक करना है कि बाहरी शक्तियां, औपनिवेशिक शक्तियां, पाश्चात्य शक्तियां, पूंजीवादी शक्तियां आपका शोषण कर रही है, तो ये आपके तभी समझ में आएगा जब क्या आएगा आपके समझ में? राष्ट्र समझ में आएगा। तो माओ क्या करता है? अंतरराष्ट्रीयवाद की बजाय किसको महत्व देता है? राष्ट्रवाद को। ये अलग है इस रूप में। किस रूप में? कार्ल मार्क्स अंतरराष्ट्रीयवाद को मानता है और ये किसको मानता है? राष्ट्रवाद को मानता है। ये हमने माओ किया। माओ के बाद अब हम जो चर्चा कर लेते हैं वो कौन कौन बच गया बताओ? एक तो हम चर्चा कर लेते हैं ग्रामसी के ऊपर, बस इतना ही है क्या? रोजा लग्जमबर्ग, ये पोलैंड की थी और इसने पुस्तक आई है कई बार इसकी, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संचय। ये रोजा लग्जमबर्ग को हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे जब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में मार्क्सवाद की चर्चा करेंगे। अभी हम करके हटे थे इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। सेम बातें रोजा लग्जमबर्ग कहती है कि पूंजी का संचय जब बढ़ता जाता है तो पूंजी एक देश में नहीं रुकती, बल्कि पूंजी और पूंजी को लाने के लिए कौन से देशों में पहुंच जाती है? दूसरे देशों में। तो शोषण का दायरा बढ़ता जाता है। तो जब पूंजीवाद खत्म होगा तभी साम्राज्यवाद खत्म होगा, और साम्राज्यवाद खत्म होगा तभी पूंजीवाद खत्म होगा। अब दो चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं। देखो, एक है पूंजीवाद जो एक देश में शोषण करता है, और दूसरा है साम्राज्यवाद जो सीमा से बाहर जाके शोषण करता है। पूंजीपति क्या करते हैं? अपना माल बेचने के लिए, कच्चा माल सस्ता खरीदने के लिए दूसरे देशों पे हमला करके ऊपर अपना गुलाम बना लेते हैं। आप उस उपनिवेशवाद बोल दो या क्या बोल दो, साम्राज्यवाद बोल दो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पूरी लड़ाई थी वो किस मुद्दे को लेके थी? साम्राज्यवाद। जर्मनी कह रहा था मैं शक्तिशाली हूं, अफ्रीका में मैं लूटपाट करूंगा, और इटली, ये फ्रांस और ये कह रहे थे हम भी शक्तिशाली, हम भी लूटपाट करेंगे। तो अब ये कहता है पूंजीवाद जब बढ़ता है, जब पूंजी एक देश में समा नहीं पाती और पूंजी कमाने के लिए वो अपना प्रचार करती है, अपनी वस्तुओं को बेचना है उनको, पैदा तो बहुत कर लिया लेकिन बिकने के लिए बाजार है, क्योंकि एक देश में तो हद होती है ना बेचने की। अब आप बाहर निकले हो तो आप दूसरे देशों में जाओगे तो क्या करोगे? तो वो नहीं खरीदेंगे, आप उनको पीट के उनके उद्योग धंधे फेल करके उस पर कब्जा कर लोगे। ये है साम्राज्यवाद। तो पूंजी का संचय है, ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। तो जब पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा तो क्या खात्मा हो जाएगा? साम्राज्यवाद का। अब आ गया है ग्रामसी। ग्रामसी के ऊपर इतनी भारी चर्चाएं हो चुकी है कि अब चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसकी पुस्तक है मॉडर्न प्रिंस, इसकी पुस्तक है कैदी की डायरी, प्रिजनर डायरी, कैदी की डायरी। ग्रामसी ने कार्ल मार्क्स की कुछ अवधारणाओं को चेंज कर दिया। कार्ल मार्क्स कहता था समाज ऐसे बंटा होता है, एक आधार और दूसरी अधिसंरचनाएं। ग्रामसी को हम अधिसंरचनाओं का व्याख्याकार बोलते हैं, आधार का नहीं बोलते, क्योंकि कार्ल मार्क्स अधिसंरचनाओं की तो व्याख्या ही नहीं करता, वो तो सारी व्याख्या ही किसकी करता है? आधार की। और जो ग्रामसी है वो आधार को तो छेड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ किसकी चर्चा करता है? अधिसंरचनाओं। अधिसंरचनाओं के इसी महत्व को बाद में लुई अल्थुजर ने आगे और बढ़ाया था। उसने इसी से क्या पैदा किया था?
संरचनावाद पैदा किया था। अधिसंरचनाएं महत्वपूर्ण होती है आधार के साथ साथ। जहां मार्क्स अधिसंरचनाओं को एक मानता है, ग्राम्सी उनको कितने भागों में बदल देता है? 2 भागों। एक है वो जिनको वो क्या बोलता है, सिविल सोसाइटी वाली अधिसंरचनाएं, और दूसरी कौन सी है? पॉलिटिकल सोसाइटी वाली अधिसंरचनाएं। मीडिया, विचारधारा, शिक्षा, साहित्य, ये कैसी है? सिविल सोसाइटी, जो मस्तिष्क पे कब्जा करती है। मीडिया है, शिक्षा है, संस्कृति है, साहित्य है, ये तो हमारे विचारधारा है, ये तो मस्तिष्क पे कब्जा करती है। पॉलिटिकल सोसाइटी, सरकार, न्यायपालिका, पुलिस और मिलिट्री, ये कैसी सोसाइटी है? खतरनाक कौन सी होती है? नहीं, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी आपके ऊपर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करती है, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी स्थापित करती है। आप वर्तमान उसी व्यवस्था को अच्छा कहने लगते हैं। अब आपके भाव भी खत्म हो जाते हैं, कौन से? क्रांति करने के। ये आपके भाव भी खत्म कर देती है सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी तो तब आगे आती है जब सिविल सोसाइटी अपने काम नहीं कर पाती, तब आगे आती है सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी। सेना और पुलिस तब लठ निकालती है जब स्कूल, विचारधाराएं, चर्च, धार्मिक संस्थान फेल हो जाते हैं और लोग इनसे, इनकी अवहेलना करके, इनकी बातें नहीं मानते, परिवार की, चर्च की, स्कूल की, विश्वविद्यालय की, विचारधारा की, साहित्य की, और क्रांति करने निकल पड़ते। तब लठ लेके कौन सी सोसाइटी आती है? पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये तो कुछ नहीं है, ये है किले की दीवार के बाहर खड़ी हुई पानी की धारा। मुख्य तो ये है दीवारें। तो ये है मुख्य द्वार, कौन सा? सिविल सोसाइटी। ये है किले की दीवारें, ये है उसके बाहर पानी की खाई। ये रोकती है लोगों को, ये तो माहौल बनाती है, सिर्फ ये लोगों को रोक लेती है, क्रांति नहीं करने देती। तो क्या करना होगा? तब बुद्धिजीवियों का महत्व स्थापित होता है। अब बुद्धिजीवी क्या करते हैं? अब लठ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं? विचार। क्योंकि बुद्धिजीवी कहां घुसेंगे? सिविल सोसाइटी में, स्कूल्स में शिक्षक बन जाएंगे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाएंगे, पादरी बन जाएंगे, और लोगों को समझाएंगे मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में। उनको बताएंगे कि तुम्हारा शोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो पहले क्या बदलना पड़ता है? मस्तिष्क बदलना पड़ता है, उसके बाद क्रांति होती है। सीधे ही ये कह के लोगों से कि कुछ नहीं है, तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्रांति कर दो, क्रांतियां होती नहीं है। क्योंकि पूंजीवादी तत्वों ने लोगों के किस पे कब्जा कर लिया है? मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है ग्राम्सी। तो ग्राम्सी जो अधिसंरचनाओं का व्याख्याकार है, ग्राम्सी जो बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये हमने आइडियोलॉजी वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने शुरुआत की थी आइडियोलॉजी होती क्या है, फिर हमने चर्चा की थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो आज हुआ है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल वेल। विचारधारा पूरी हो गई है। कल से भारतीय राजनीतिक विचारकों की चर्चा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।